पढ़े? चलो देखो, अब शुरू करेंगे हम किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या होता है ना। तो यहां से सवाल देखो, एक ही चैप्टर, हाई स्कूल में एक ही चैप्टर है और 12th में इसको थोड़ा सा डीपली है, इसको 2 चैप्टर में डिवाइड करके बताया है। तो हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण है क्या? क्योंकि देखो हमारे आसपास का वह क्षेत्र, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहले इसके बारे में जान लो। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, अर्थात हमारे आसपास का वह क्षेत्र। जैसे अभी आप बैठे हो तो आप कहां बैठे हो, पर्यावरण में, एक इन्वायरमेंट में बैठे हो। हमारे आसपास का वह क्षेत्र जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करे, प्रभावित करे। जैसे देखो ठंडी है ना, जैसे भी ठंडी है तो क्या आपको ये एहसास हो रहा है, जैसे ठंडी आके प्रॉपर तुम्हें नहीं लग रही है कि हम ठंडी है, हम तुमको लगेंगे, ऐसा नहीं है। वो इनडायरेक्ट में आप उसको फील कर रहे हो कि टेम्परेचर कम हुआ है, तो वो क्या है, वो आपको प्रभावित कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर आपको सर्दी हो गई, मान लो बाय द वे, अगर आपको ठंडी हो गई तो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया क्या हुई है, प्रभावित हुई है ना। वो डायरेक्ट आके आपके नाक को नहीं बंद कर रही है, वो इनडायरेक्ट में कर रही है, वो कुछ ऐसा मतलब इंडिकेट कर रही है, या वो उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका शरीर उस जोन में जब तक नहीं जाएगा तब तक वो क्या करेगा, वो सर्दी से जूझेगा। जैसे मामला क्या है कि जब तक आप किसी एरिया में कंफर्टेबल जोन में नहीं जा पाते हो, है ना, तब तक, जैसे एलर्जी आप सुने होंगे, एलर्जी हो गई किसी को, वो एलर्जी क्या है, वो कोई बीमारी नहीं है। जब आप किसी विशेष क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पे आपकी बॉडी, आपका शरीर असहज महसूस करता है, समझ रहे, तब जाके आपका शरीर क्या करता है, इंडिकेट करता है, संकेत देता है हमें कि भाई हम इस जगह के लिए कंफर्टेबल नहीं है, हमें यहां से जाना चाहिए। जैसे शरीर पे चकत्ते पड़ जाना, छींकों का आना, कई लोग को परफ्यूम से समस्या है, कई लोग को मसाले से समस्या है ना, कई लोगों को फूल की सुगंध से तकलीफ है, तो ये क्या है, एलर्जी। और कई लोग को अपने दुश्मनों से तकलीफ है, वो अलगे वाली एलर्जी है, तो वो एलर्जी ही है, क्योंकि आप वहां कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो उसी तरीके से पर्यावरण है हमारे आसपास का वह क्षेत्र जो न केवल आपके शरीर में आपके वृद्धि को भी, आपके विकास को भी, आपके समस्त क्रियाओं को क्या करे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामने से या फिर कहीं मतलब घूम फिर के दूसरे के माध्यम से, किसी अन्य जीव के माध्यम से क्या करे, प्रभावित करे, वो क्या है, पर्यावरण है। बातें समझ आ गई। हमारे आसपास का वह क्षेत्र जो हमारे क्रियाओं पर या किसी जीव के जैविक क्रियाओं को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे, उसे क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिधन आवरण, अर्थात परि का मतलब होता है चारों ओर से घेरे हुए या फिर घेरे हुए, और आवरण जान ही रहे हैं, है ना, मतलब हमें जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं वही क्या है, पर्यावरण है। बात समझ में आ गई। अब पर्यावरण बना किससे, है ना। आपने जब कक्षा 12 में पढ़ा होगा आपने विकास वाला चैप्टर, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से इलेम में विस्फोट हुआ और किस तरीके से अंतरिक्ष वायुमंडल का विकास हुआ, वो कक्षा विकास वाले चैप्टर में आपने उसे पढ़ा होगा। फिलहाल के लिए क्या है, परिधन आवरण से मिलकर क्या बना, पर्यावरण बना। इसमें 2 तरीके के पदार्थ हैं, एक्चुअल में होते हैं 2 तरीके के पदार्थ। कौन कौन से, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक का मतलब क्या है, अब इसमें एक छोटा भी जीव, पर्यावरण में एक छोटा सा जीव भी आपके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, जबकि एक विशाल काय जीव भी आपके ऊपर प्रभाव डाल सकता है। जैसे एक छोटा सा बैक्टीरिया, वो आपको बीमार कर सकता है, तो वो क्या है, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से बीमार कर रहा है ना। एक विशाल काय जीव जैसे शेर है, वो बड़ा है, हाथी है, वो आपको प्रभावित कर सकती कि नहीं कर सकती, भाई आगे आपका घर और सब उजाड़ पजाड़ के चल जाए, है ना, या आपके जो भी राशन वगैरह जो कुछ भी रखे हो उनको वो क्या कर दे, क्षतिग्रस्त करके चले जाए, तो प्रभाव डाला उसने। पर्यावरण में छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक सम्मिलित हैं, समझ रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि पर्यावरण में पाए जाने वाले वे सभी जीव जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करें, प्रभावित करते हैं, वो पर्यावरण में पाए जाते हैं भाई। अब आगे है, जब आप कुछ करोगे, अब थोड़ा सा डीपली चलते हैं, जब आप पर्यावरण में कुछ करोगे तो कुछ पदार्थ बनेंगे, एक हेडिंग आती है, उसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ बात करेंगे, अपशिष्ट पदार्थ क्या है। तो भाई जब भी आप कोई भी क्रियाकलाप करोगे, आप अपने आसपास कुछ भी करोगे, मान लो आप सब्जी बना रहे हो, तो आप आलू के उसका छिलका भी तो नहीं खाओगे ना भाई, आलू का छिलका क्या करोगे, उसे तुम फेंक दोगे। अगर आप फल खाते हैं तो फल का छिलका क्या करेंगे, फेंक देंगे, वो क्या है, अपशिष्ट है।
मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न हुए अवांछित पदार्थ जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है वो अपशिष्ट कहलाते हैं। अपशिष्ट आप यूं बोलचाल की भाषा में जिसको हम कहते हैं कचरा है। अब ये भी दो तरीके के अपशिष्ट पदार्थ, दो तरीके के, एक जैव निम्नीकृत एक अजैव निम्नीकृत। इसमें दो तरीके के होते हैं, एक जैव निम्नीकृत होता है। इसमें क्या होता है भाई, एक होता है जैव निम्नीकृत, जैव निम्नीकृत। जैव निम्नीकृत क्या है ना? जैव मतलब देखो, जैव किससे बना, वो जीव से बना। जैव किससे बना, जीव से बना। मीन जो जैविक पदार्थों से या जैविक जीवों से जो अपशिष्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, जैव निम्नीकृत कहलाता है। जैसे आप सब्जी, आप आलू का छिलका ले लो तो आलू जीव रहा होगा भाई, जब वो पौधा रहा होगा तो वो जीव रहा होगा। हालांकि आलू के अंदर खुद ही एक नन्हा पौधा पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हर बीज के अंदर एक नन्हा पौधा पाया जाता है जो आगे चल के परिस्थितियां जब अनुकूल होती है वो अंकुरित होकर एक नए जीव के रूप में क्या करता, विकास करता। तो जैव निम्नीकृत का मतलब जीव द्वारा अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जंतुओं या जीवों से जो अपशिष्ट प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकृत। यानी कि वे अपशिष्ट जो कुछ समय बाद वातावरण में स्वतः ही नष्ट हो जाए। जैसे आप आलू का छिलका ले लो, आप फल के छिलके ले लो, तो आपके आलू का ये तना ही ले लो या पत्तियां वगैरह ले लो, कुछ दिन के बाद ये सड़ के क्या हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इन्हें आपको समाप्त नहीं करना होगा। ये क्या है, जैव निम्नीकृत पदार्थ हैं जो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएंगे, स्वतः ही वायुमंडल में क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये तीन फॉर्म में पाए जाते हैं। अपशिष्ट कितने फॉर्म में है, कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तो अपशिष्ट जो होते हैं भैया वो तीन अवस्था में। पहली कौन सी, आप जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, तो ठोस, कुछ ठोस अवस्था में होती हैं और कुछ कौन सी, कुछ द्रव अवस्था में होती हैं और कुछ कौन सी होती हैं भाई, कुछ गैस अवस्था में होती है। मामला क्या है, ठोस में तो आप समझ सकते हैं जो फल के छिलके आ गए या आलू का छिलका आ गया या कोई तना पत्ती आ गया, किस अवस्था में है, ये तने में है। और द्रव में वाहित मल चिमनी, और अगर आप कोई फैक्ट्री है वहां से जो निकलता कचरा या फिर जो रंजक है ना, वहां से जो बहाए जाते हैं पानी के साथ, वो क्या है, वो भी तो अपशिष्ट पदार्थ ही है ना। वो द्रव में हो गए। और गैस का मतलब क्या है ना, अपशिष्ट पदार्थ। चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं हैं, वाहनों से निकलने वाले धुएं, वो भी तो अपशिष्ट है। हालांकि अब भविष्य में इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा कार्बन के रूप में। अभी कई एक लड़के ने बनाया था जल्दी ही, उसने बाइक से निकलने वाले जो धुआं था उसको कार्बन के रूप में इस्तेमाल किया और उसे स्याही बना रहा है वो। धीरे धीरे भविष्य में हर चीज का उपयोग किया जाएगा। फिलहाल तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अपशिष्ट पदार्थ समझ में आ गया। भाई मानव के क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले अवांछित पदार्थ जिन्हें हम कभी ना कभी फेंक देते हैं या जिन्हें हम फेंक देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। ये तीन अवस्था में होते हैं, ये ठोस हो सकते हैं, ये द्रव हो सकते हैं, ये गैस हो सकते हैं। अपशिष्ट दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं या दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जैव निम्नीकृत, एक होते हैं अजैव निम्नीकृत। जैव निम्नीकृत का मतलब वे पदार्थ जो वायुमंडल में स्वतः ही कुछ समय के बाद या जो जीवों से प्राप्त होते हैं और वो कुछ समय के बाद वायुमंडल में अपने आप नष्ट हो जाएंगे, वो जैव निम्नीकृत। जबकि सेकंड क्या होता है, जबकि सेकंड क्या होता है भाई, अजैव निम्नीकृत। ये सबसे खतरनाक है, अजैव निम्नीकृत। देखो अति किसी भी चीज की हो जाएगी, अति का मतलब अधिकता। नहीं कहते, गांव में एक वर्ड इस्तेमाल करते, कात करके रखी हो। अत का मतलब क्या है, किसी भी चीज की जब मात्रा ज्यादा हो जाए वो अति हो गई। जैसे आपने किसी से मजाक किया, एक बार किया, दो बार किया, बार बार करते जा रहे तो वो बोलेगा अत ना करो। अत का मतलब वही अति। तो अजैव निम्नकृत, चाहे ये जैव निम्नकृत ही है, ये बहुत सारा हो जाए। कभी कभी पूछ देता है कि जो जैव निम्नकृत पदार्थ हैं इनके दुष्परिणाम क्या होंगे। तो भाई सीधा सीधा देखो, अब अगर आप वो फल के छिलके हो गए, आपके घर से निकला हुआ कचरा है, आलू का छिलका वगैरह है, फल का छिलका हो गया, आपके पास मिर्च का डंठल वगैरह हो गया, धनिया का डंठल हो गया, ये जो जैविक पदार्थ हैं इन्हें आप क्या करोगे, अपने घर के पास फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ। कुछ समय के बाद जब ये सड़ेंगे तो ये पहली चीज तो दुर्गंध करेंगे, जिससे होगा क्या, वायु प्रदूषण। अब ज्यादा वो सड़ जाएगा। अगर आप उसे मिट्टी में दफन कर देते हो तो वहां मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। अब उसके बाद क्या करोगे, अगर आपने उसे कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया, वहां पनपने लगेंगे छोटे छोटे जीव जो आसपास, जो रोग जनक के रूप में आपके आसपास आएंगे और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करेंगे। समझ रहे। अब दूसरा है अजैव निम्नकृत।
अजैव निम्नलिखित का मतलब मैंने बताया ना कि जो जीवों से प्राप्त नहीं होता, जिन्हें मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, और ये प्राकृतिक में स्वतः नष्ट नहीं होंगे, ये लंबे समय तक पड़े रहेंगे अपशिष्ट के रूप में। जैसे आप कांच देख लो, शीशा, समझ रहे? जो शीशा है उसे आप कई सालों तक ऐसे दफन करके जमीन पे ऐसे ही फेंक के रखे रहो, देखो वो खत्म ही नहीं होना है। दूसरा है प्लास्टिक, है ना? अब जो जो ये पॉलीथीन आती है जिसमें आप वो लेके आते हैं, सब्जी वगैरह लेके आते हो, वो हो गया। आप पानी पीने वाला बॉटल है ना? बीच में वो वहां पे किया गया था, क्या बोलते हैं, बनारस में एक वो लगाया गया था, मशीन लगाई गई थी, जहां पे आपका बॉटल जो है वेस्ट वाला, जो पानी आपने पिया उसको डालिए उसमें, उधर से आपको 20 रुपया मिलेगा। समझ रहे हो? उसके बाद मशीन ये बंद हो गई, इतना बॉटल पहुंच गया। समझ रहे हैं? क्योंकि वो रिसाइकल के लिए भेज सकते हैं। रिसाइकल का मतलब उसमें दोबारा पानी भर के आप ला सकते हो। बीच में एक बार चीजें आई, लोगों ने कहा कि जो बॉटल है जब आप पानी पे तो उसका ढक्कन ऐसे मोड़ के उसके अंदर डाल दो, है ना? तो लोगों से पूछा गया ये क्यों? तो कहा कि भाई इससे ये पता चलेगा कि ये बॉटल यूज वाला है। कई लोग क्या करते हैं, ये कैप लगा के फेंक देते थे, तो उसमें पनिया भर के कुल दोबारा बेच देते थे। तो कहा चलो ठीक है, तो सभी लोग लगे भाई वो कैप मतलब टेढ़ा करके ऐसे मोड़ के बॉटल के अंदर डाल, वो निकलेगा नहीं पानी डालना है। तो इंजीनियर भाई हमारे देश में है, कुल वो लोहा गरमा के ऐसे ढक्कन लगाते तो ढक्कन टेढ़ा हो जाता तो भारी आ जाता था, फिर भर के फिर उसे पका के बेच दी। तो जब तुम्हारे पास दिमाग है तो वो तो साइंटिस्ट है। अगर भाई पुलिस के पास थोड़ा सा दिमाग है तो चोर तो उसका दादा है। हालांकि कानून के हाथ आपने सुने बड़े लंबे होते हैं, भाई कब तक बचोगे, कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे। तो जब पकड़े जाते हैं तब पता चलता है कि कितना जबर का छापेमारी है। अभी नया वाला एआई वाला वो हुआ है, फ्रॉड हो रहा है। उसमें आपको फोन किया जाएगा, आपके किसी गार्जियन मतलब किसी रिश्तेदार की आवाज में, आपको लगेगा क्या बात है, पता चला भाई फोन करेगा, भाई जरा 20,000 रुपया दे देना, बहुत इमरजेंसी में फंस गया। तुम कहोगे अच्छा ठीक है, वही वाले नंबर वहां पे कहेगा नहीं है वाले नंबर भेजो, तुम भेज दोगे। तुमने भेज दिया, कुछ दिन के बाद जब 2-4 महीना हो जाएगा, तुम कह भैया पैसा नहीं दोगे, कौन पैसा, उसको तो पता ही नहीं है। समझ रहे बात को? तो ये हो गया फ्रॉड। और दूसरा है फेसबुक वाला, फेसबुक पे आपके अकाउंट को हैक किया जाएगा और आप उसके बाद हैक कर लिया जाएगा, आपसे मामला खत्म है, आप परेशान हो इधर उधर, तब तक आप ग्रुप किसी को मैसेज करेगा, आप जिसका आप जो भी आपका फेसबुक फ्रेंड होगा उसको मैसेज करेगा, भाई 5,000 रुपए की जरूरत है, क्या दे सकते हो? तो उधर वाला भाई अगर आपका हित ऐसे होगा तो कहेगा बिल्कुल बताओ, उसको तो तुम्हारी आईडी मालूम है। अब वो कहेगा ठीक है, वो अकाउंट नंबर वही फेसबुक से देगा, वहीं से वो पैसा ट्रांसफर हो गया, तुमको कुछ पता ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो दुनिया बड़ी खतरनाक हो रही है, थोड़ा सा बच के रहो। फिलहाल अजैव निम्नलिखित की बात करें, अजैव निम्नलिखित क्या है भाई? तो जो वातावरण, ये पदार्थ जो वातावरण में स्वतः नष्ट नहीं होते वो अजैव निम्नलिखित कहलाते हैं। बातें समझ में आ गई? इसमें आप प्लास्टिक लिख सकते हैं, इसमें आप शीशा लिख सकते हैं, जो स्वतः नष्ट नहीं होंगे। आप देखो, आप अपने खेत में बुआई वाई करते हो तो कभी कभी बहुत दिन के प्लास्टिक फेंके रहते हो, जो गोबर की खाद के साथ या वैसे ही आप दवा मारने जाते हो तो उसको फेंक देते हो ना, उस प्लास्टिक को। देखो वो कई साल के लिए, 2-4 साल के बाद भी अगर वो मिट्टी में दफन है, कुछ दिन के बाद अगर वो निकलती है तो आप देखते हो वैसे फ्रेश की फ्रेश वो पड़ी रहती है, बिल्कुल भी उसका अपघटन नहीं होता। इसका मतलब वो क्या है? अजैव निम्नीकृत है। यहां तक बातें समझ आ गई? अब समझेंगे आगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पारितंत्र। आगे है पारितंत्र, इकोसिस्टम, पारितंत्र या फिर जिसे पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। पारितंत्र कहिए या फिर पारिस्थितिक तंत्र भी कहिए, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। ये मत सोचना कि ये अलग होता है ये अलग होता है, बिल्कुल नहीं। पारितंत्र, पारितंत्र का मतलब क्या है? देखो एकदम आराम से समझने की कोशिश करो। पारी का मतलब दूसरों से, तंत्र का मतलब समूह। अगर आपको लगे कि वातावरण, हमें हमारे लिए कोई जीव, ये जीव हमारे काम का नहीं, वो जीव हमारे काम का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वातावरण का प्रत्येक जीव एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। निर्भरता हर जीव की एक दूसरे पर बनी हुई है, या अर्थात आप कहो कि वातावरण का प्रत्येक जीव एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। वातावरण का किसी भी चीज के लिए भाई जरूरी नहीं कि वो आपको खाना ही दे, हो सकता है वो आपकी रक्षा कर रहा हो, किसी इनडायरेक्ट तरीके से कर रहा हो। जैसे मैंने आपको बताया होगा कि चाइना में एक बार क्या किया था राजा ने, सुनाया था मैंने आपको वो कहानी ना, कि एक बार राजा ने ये मतलब उसके पास, उसके राज्य में क्या हुआ, मतलब क्या बोलते हैं, गेहूं, गेहूं की जो उत्पादन क्षमता थी वो कम हो गई। जब कम हो गई तो जब कम होगा तो भाई जाहिर सी बात है जो किसान है वो टैक्स भी कम देगा। आज पैसे में टैक्स दिया जाता है ना, पहले वस्तु विनिमय होता था, मतलब वस्तु देते थे कर के रूप में। तो जिन्होंने गेहूं बोया वो ले जाके गेहूं राजा के पास दिए, तो पता चला गेहूं कम मिला। तो राजा ने पूछा उसका कारण कि भाई ऐसा क्या है, गेहूं कम क्यों हो गया? तो उन्होंने बताया कि महाराज जो चिड़िया होती है वो खा जाती है,
जो चिड़िया हैं वो अनाज को क्या कर रही हैं, खा जा रही हैं। तो राजा ने कहा तो कहा फसल उत्पादन कम हुआ। तो जाहिर सी बात है अगर आपको पता चलेगा इसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है तो आपको कोई समस्या कोई खत्म कर दो। राजा ने आदेश दिया कि भाई फटाफट क्या करो, चिड़िया मार दो। जो राजा ने चिड़िया मारने का आदेश दिया और चिड़िया को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। अगली बार उससे भयंकर वाला बीमारी है ना, अगली बार भूखमरी तगड़ी वाली आई। उस समय लगभग 7 करोड़ के लमसम लोग मरे थे चाइना में भूख की वजह से। कारण क्या था, हमने चिड़िया मारा और चिड़िया खाती क्या थी, टिड्डा, कीट पतंग खाती थी और चिड़िया खत्म हो गई थी जिसकी वजह से कीट पतंग शुरू हो गए। अगर एक बार कीट पतंग, जैसे आपको वो सुने होंगे टिड्डा, अगर टिड्डा एक बार लगेंगे ना तो कई सौ बीघा खेत तो साफ कर देंगे एक दिन में। वो इतने खतरनाक है। चिड़िया तो 2-4 दाना खा संतोष मारेगी, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं होता। मामला समझ में आया? कहने का मतलब क्या है, तो ये अगर आपको लगता है चिड़िया आपके किसी काम की नहीं, वो है। वातावरण का प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से है चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र। वातावरण के प्रत्येक जीव का एक दूसरे पर निर्भरता क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र शब्द का प्रयोग 1 नंबर का बहुविकल्पी पूछेगा तो सबसे पहले पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, एजी टेंसले ने या एजी टेंसले ने। कब किया था भाई, 1935 में। सबसे पहले किसने किया था भाई, एजी टेंसले ने किया था। पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। वातावरण का, या इसको टूटी भाषा में समझने की कोशिश करो, प्रत्येक जीव की एक दूसरे पर क्या निर्भरता क्या कहलाती है, पारितंत्र कहलाती है। बातें समझ आ गई? अब देखो पारितंत्र, पारितंत्र में 2-3 चीजें पाई जाती हैं। पहले घटक समझ लो, पारितंत्र के घटक अवयव या भाग कितने, वो 2। पहला कौन सा बेटा, पहला होता है जैविक, अर्थात जो जिंदा है। पारितंत्र में 2 तरीके के घटक है भाई, एक वे हैं जो जीवित हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं या वे आपको प्रॉफिट दे रहे हैं या उस पर आप निर्भर हो, वो जैविक घटक। और दूसरा जो जिंदा नहीं है फिर भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी आप उस पर निर्भर हो, वो क्या है, अजैविक घटक। तो एक हो गया जैविक घटक और दूसरा क्या हो गया, अजैविक घटक। जैविक को हमने क्या किया, जैविक को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। जैविक को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा, जैविक में पहला आता है उत्पादक, दूसरा कौन आता उपभोक्ता और तीसरा कौन सा आता अपघटक। या अपघटक को कहीं कहीं अपमार्जक दे देता है, कहीं कहीं अपमार्जक दे देता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अपमार्जक क्या है। बात समझ में आ गई? अब देखो जैविक घटक, तो पहले जैविक समझेंगे। सबसे पहले हम किसको समझेंगे, हम समझेंगे उत्पादक को। उत्पादक को, है ना, उत्पादक क्या होता है। तो भाई देखो वर्ड से समझने की कोशिश करो। उत्पाद को का मतलब करने वाला, यानी कि जो उत्पाद को पैदा करे वो क्या है, उत्पादक है। जैसे किसान क्या है, उत्पादक है। अगर एक किसान है वो खेती करके गेहूं का क्या करता है, उत्पादन करता है, तो वो बनाया क्या, पैदा क्या किया, गेहूं। तो गेहूं क्या हुआ, उत्पाद। वो क्या पैदा किया, गेहूं। उसने बनाया क्या भाई, गेहूं। और किसके फलस्वरूप किया, कृषि। तो खेती क्या है, उत्पादन की एक प्रक्रिया है। और किसने किया गेहूं का उत्पादन, किसान। तो किसान क्या है, उत्पादक। जो किसी चीज को बनाता है, उत्पादित करता है, वो उत्पाद। और जो बनता है, जो पैदा होता है, वो क्या कहलाता है, है ना, उत्पादक। मामला समझ में आ गया? अब समझो उत्पादक किसे कहते हैं भाई। तो वातावरण में वे जीव जो भोजन बनाएं, याद रखिएगा बनाएं ना कि पकाएं। हम भोजन पकाते हैं ना कि हम भोजन बनाते हैं। वातावरण में केवल एक ही जीव है, वो कौन है भाई, वो है पेड़ और पौधे। पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी जितने भी जीव हैं वो भोजन के लिए इन्हीं पर निर्भर है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से। बात समझ में आ गई? अर्थात पूछेगा उत्पादक किसे कहते हैं, तो वे जीव जो अपना भोजन स्वतः बनाए वो क्या है, वो उत्पादक है। इसमें केवल पेड़ और पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, आपने प्रकाश संश्लेषण पोषण वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा। कैसे वो बनाते हैं, तो भाई वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, और बनाते हैं ग्लूकोज, पानी, और क्या बनाते हैं अपनी
है ना, और कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन, जिसका इस्तेमाल आप करते हो सांस लेने में। तो फिलहाल उत्पादक समझ में आना चाहिए, उत्पादन करने वाले किसका? भोजन का। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो भोजन बनाती हो, समझ रहे हैं ना? जैसे गेहूं, या वो मैदा से क्या बना देगी? बिस्किट बना देगी, तो उसने गेहूं नहीं बनाया है। आप चावल, आप देखते हो चावल को महीन किया जाता है, पतला किया जाता है, लंबा कर सकते हो, उसको छाट छाट के कर सकते हो, लेकिन बना नहीं सकते चावल, छटनी कर सकते हो। तो उसको ये नहीं कहना कि ये कंपनी गेहूं बनाती है, बिल्कुल नहीं। वो गेहूं में छटनी कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, बशर्ते बना नहीं सकती। उसी तरीके से चावल कोई कंपनी पैदा नहीं कर सकती। हम क्या कर सकते हैं? उसमें कोई छटनी। और हमेशा जब कभी भी बनाना होगा तो वो बनाएगा कौन? पेड़ पौधे। गेहूं का भी पेड़ होता है, चावल का भी पेड़ होता है। आप जो कुछ भी उपभोग कर रहे हो, उपभोग में जो कोई वस्तु, आपका होगा टॉफी, तो टॉफी भी तो भाई मैदा से बनी होगी, है ना? या जिस भी प्रोडक्ट से वो बनाई गया होगा, जिस भी चीज से वो बनाया गया होगा, वो कहीं ना कहीं पेड़ से ही मिला है। तो भोजन बनाने का काम जब भी करना, वो कौन करेगा? उत्पादक। और उत्पादक की कैटेगरी में सदैव कौन आता है? पेड़ और पौधे आते हैं। बात समझ में आ गई? अब आएगा बेटा नंबर 2। नंबर 2 है हमारा उपभोक्ता। नंबर 2 हमारा क्या है? उपभोक्ता। देखो, हम कई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं हम ग्राहक हैं, हम कस्टमर हैं, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी क्या होता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु का क्या करे? उपभोग करे, अर्थात भक्षण करे, अर्थात खाए। जो किसी वस्तु को खाता है वो क्या कहलाता? उपभोक्ता कहलाता। अब उपभोक्ता 3 तरीके के। पहले भाई जो डायरेक्ट उत्पादक को खाए, अर्थात जो सीधे सीधे, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला कौन सा? पहला प्राथमिक उपभोक्ता, और दूसरा कौन सा? द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा कौन सा? तृतीयक उपभोक्ता। देखो, प्राथमिक लाला सीधे सीधे किसको? उत्पादक को खाए, अर्थात वे जीव जो सीधे या प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर हैं, वो क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। जो डायरेक्ट पेड़ पौधे से ना पोषण ले रहे हैं, उन्हें दूसरे तीसरे किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं है। इसको आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हो क्या? शाकाहारी। अगर इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो आएगा शाक धन आहारी, अर्थात जो शाक को, यानी कि पेड़, शाक पौधे 3 प्रकार के होते हैं शारीरिक संरचना के आधार पे। एक होता है शाक, एक होता है झाड़ी, एक होता है वृक्ष। शाक वह होता है जिसका तना व पत्ती दोनों मुलायम होगा। झाड़ी वह होगा जिसके शरीर पे कांटे पाए जाएं और टहनियां आपस में उलझी। और वृक्ष जो होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं, और कैसे होते हैं? काष्ठीय होते हैं, उनमें लकड़ियां पाई जाती हैं, अर्थात वो बड़े होते हैं। बातें समझ आई? अब क्या है भाई? जो शाक धन आहारी, जो शाक को भोजन के रूप में उपभोग करे, अर्थात जो शाक को खाए, जो केवल पेड़ और पौधे को खा रहा है, वो क्या है? शाकाहारी। जिसको हम शाक धन आहारी कह रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। जो केवल पेड़ पौधे, और वो केवल पेड़ पौधा ही खाएगा, उसे दूसरे चीज से कोई मतलब नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल तो आप जान ही जाओगे। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? आप कह सकते हैं बकरी। तो बकरी को कभी आपने नहीं देखा कि बिरयानी बट रही है वो दौड़ के गई? नहीं, वो नहीं खाएगी भाई। उसे हर हाल में केवल घास खाना है। चाहे तुम उसे भूसा दो, तो भूसा किससे मिला? भूसा गेहूं से बना, है ना? अब गेहूं से बना तो जाहिर सी बात है, गेहूं से बना तो भाई जो गेहूं है उसका भी पौधा रहा होगा, तो पौधे पर निर्भर है वो, निर्भरता उसकी पौधे पर ही है। बकरी हो गई आपकी, आपकी गाय हो गई, समझ गए? ये भी क्या है? ये शाकाहारी हो गए। दूसरा है लाला द्वितीयक। द्वितीयक को हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? मांसाहारी, अर्थात मांस का जो आहार करता है, मांस को जो आहार के रूप में लेता है, वो क्या कहलाता? मांसाहारी कहलाता है। अब देखो, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए। उसको पेड़ पौधे से कोई लेना देना नहीं, उत्पादक से कोई लेना देना नहीं। वो किसको खाएगा? वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, इसीलिए इसका नाम द्वितीयक उपभोक्ता होता है। इसको मांसाहारी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल तो आप जानते ही होंगे। इसका एग्जाम्पल शेर है, इसका एग्जाम्पल बाघ है, ठीक ना? शेरनी भी भाई नहीं कहेंगे तो तकलीफें बढ़ जाएगी, समझ गए मामला? इसके बाद है तृतीयक उपभोक्ता। सबसे जबरदस्त उपभोक्ता यही है, जो सब कुछ का उपभोग करे, अर्थात जो उत्पादक को भी खाए, सॉरी, जो उत्पादक को भी खाए, यानी कि पेड़ पौधों को भी खाए, और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाए, और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाए, अर्थात जो शाकाहारी को भी खाए,
मांसाहारी को भी खाए और उत्पादक को भी खाए, वो क्या कहलाएगा? वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। इसके सबसे जबरदस्त उदाहरण हम हैं, अर्थात मनुष्य। हमने किसी भी वस्तु को नहीं छोड़ा, समझ रहे हैं आप? सांप से लेके चलो, हम विशालकाय जीव खा जाते हैं। सोच लो, हम पेड़ पौधे खाते हैं, हम साग सब्जी भी खाते हैं, है ना? हम इधर बकरा भी काट के खा जाएंगे। अब सोचोगे शेर, लाला हमने कुछ नहीं छोड़े हैं। जो आप जहां जिसकी आप कल्पना नहीं करते हम उसको भी उबाल दिए हैं। अरे भाई, हम का मतलब हमारी जाति क्या? मानव। चलो चाइना चलते हैं, देखो क्या क्या मिलता है, जो आप सोचोगे नहीं वहां उसको खाया जाता है। वहां अभी मैं जल्दी ही देखा हूं एक डिश, ऑक्टोपस की गजब की डिश, जिंदा ऑक्टोपस वहां खाते हैं कुल। ऑक्टोपस जानते हो ना? सोचो, अगर ऐसी छोटी छोटी आंखें तो इतना बड़ा बड़ा जीव खा जा रहे हैं, अगर बड़ी बड़ी आंखें होती तो कल्याण कर देते। फिलहाल नोट डाउन करो, मिलते हैं आगे। अब समझेंगे किसके बारे में? अपघटक के बारे में या अपमार्जक के बारे में ना। हमने क्या समझा? हमने समझा पारितंत्र, हमने समझा पर्यावरण, हमने समझा प्राथमिक उपभोक्ता, हमने समझा द्वितीयक उपभोक्ता। अब देखो अपघटक क्या है। तो देखो, अगर आपने अभी अभी देखा, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं भाई? वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर है, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तथा वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता वे जीव जो प्राथमिक, द्वितीयक और उत्पादक तीनों का भक्षण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं भाई साहब तृतीयक उपभोक्ता। अर्थात जिसे आप अमूलदार की भाषा में क्या कहते हो? सर्वाहारी कहते हो, जो सब कुछ खाता हो। बातें समझ आ गई? अब समझेंगे अपघटक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि इनका कार्य क्या। बेटा अगर प्रकृति से ना अपमार्जक हट जाए तो इनका सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा पारितंत्र क्रैश हो जाएगा, समझो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। कैसे? अगर आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, बहुत दिन से आप पढ़ते चले आ रहे हो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत? 78। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत? 21। है ना? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी? तो वो है 0.03%। अन्य गैसें जो है वो कितनी है? तो अन्य गैसें 0.01% पाई जाती है। अब मामला क्या है? मामला ये है भाई कि आखिरकार ये पहले से, जब नाइट्रोजन पहले से 78% है, तो वो आज तक 78% ही क्यों बनी है? वो 1% कम हो जानी चाहिए थी, वो 1% बढ़ जानी चाहिए थी, वो घट क्यों नहीं रही, या फिर वो बढ़ क्यों नहीं रही है ना? तो समझते। तो देखो, अगर मान लो कोई जीव मरा, अब मान लो कोई जीव मरा तो वो नाइट्रोजन लेके मरेगा, जाहिर सी बात है। वो भाई अगर मान लो कोई किसी में से कोई मरा तो वो नाइट्रोजन थोड़ी लेके जाके भाई ये नाइट्रोजन ले लो, या मैंने ऑक्सीजन ज्यादा ग्रहण कर लिया है ऑक्सीजन ले लो, है ना? ऐसा तो है नहीं। अब वो ऑक्सीजन ले लेगा भाई, ठीक है।